मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड में पांचवा चैप्टर देखेंगे। मतलब फिफ्थ पार्ट आ रहा है तो वो देखेंगे। और अब तक हमने हर्षवर्धन वंश तक पढ़ लिया था कि वर्धन वंश किस तरह से उत्तराखंड में आया। और थोड़ा सा और जानकारी देखते हैं कि जो हर्षवर्धन है उसकी जो जानकारी मिलती है हमें कि यहाँ पे कैसा आया, क्या क्या हुआ, तो वो सब हमें पता लगता है हर्षचरित से। और हर्षचरित लिखी किसने थी? बाण भट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? बाण भट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। और जो ये ब्रह्मपुर, उत्तराखंड को एक नाम ब्रह्मपुर भी दिया था। तो वो ब्रह्मपुर जो नाम दिया था वो दिया था हमारे कनिंगम ने। कनिंगम एक खोज करता था। ठीक है, जिसे भूवैज्ञानिक बोलते हैं, जिसे हम भूवैज्ञानिक बोलते हैं। ठीक है, वर्धन वंश के बाद शुरू होता है हमारा पौरव वंश। पौरव वंश के बारे में देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है पौरव वंश। ठीक है, तो पौरव वंश की जो राजधानी है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, नोट बनाना। जो पौरव वंश है, पौरव वंश की जो राजधानी है वो है ब्रह्मपुर। पहला पॉइंट ये है, इस तरह से बना लेना, पॉइंट वाइज लिख लेना। यह है राजधानी कौन सी? ब्रह्मपुर। और पौरव वंश के जो बारे में हमें पता लगता है वो पता लगता है हमें तालेश्वर ताम्रपत्र से। क्वेश्चन ये आएगा कि पौरव वंश के बारे में हमें किससे पता लगता है, कौन सा अभिलेख से पता लगता है, कौन से ताम्रपत्र से पता लगता है? तो वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें पौरव वंश के बारे में पता चलता है। और जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वो कब खोजा गया था? 1915 में खोजा गया था तालेश्वर ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पौरव वंश का प्रथम शासक, प्रथम शासक आता है, प्रथम और अंतिम दो। ठीक है ना, अंतिम का तो मुझे पता नहीं, तो लिखा हुआ भी नहीं है बुक्स में, लेकिन प्रथम के बारे में लिखा हुआ है कि पौरव वंश का जो प्रथम शासक था वो था विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। पौरव वंश का प्रथम शासक कौन है? विष्णुवर्धन। और शक्तिशाली राजा दूतीवर्मन था। पौरव वंश का शक्तिशाली राजा कौन था? दूतीवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि पौरव वंश के जो निवास था, जो पौरव वंश के निवास स्थान था जहां पे वो लोग रहते थे, उस स्थान को हम क्या कहते थे? तो पौरव वंश का जो निवास स्थान था उसे हम बोलते थे कोट। ठीक है, कोट। तो दोस्तों इस तरह से इसी तरह से आप बना लेना, इसी तरह से हमें पढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, जो रुक गया वो रुक गया, इसलिए रुकना है बिल्कुल नहीं है। और आपको पता ही है हमारे चैनल का नाम एग्जाम प्रिपरेशन से तैयारी जीत की, उसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, थोड़े व्यूज बढ़ जाए, थोड़े व्यूज है ना, और लोगों तक भी पहुंचाना वीडियो को। तो हम चलते हैं पौरव वंश में भोजन व्यवस्था। जो पौरव वंश में जो राजा होते थे, और राजा महाराजा खुद तो खाना बनाएंगे नहीं, उनके लिए खाना बनाने वाले होते थे पहले से ही, तो उनकी जो भोजन व्यवस्था करते थे वो करते हैं सुपकारपति। ठीक है ना, सुपकारपति। इन राजाओं को सूप बहुत पसंद था, इसलिए सुपकारपति याद रखना, सूप से याद रख लेना। ठीक है, अब पौरव वंश का जो पौरव वंश में दो भूमियां होती थी, संचित भूमि और असंचित भूमि। संचित भूमि और असंचित भूमि। संचित भूमि वो जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं, और असंचित भूमि वो जहाँ पे नहीं कर सकते, जहाँ झाड़ियां झूड़ियां वगैरह की। ठीक है, तो संचित भूमि को हम बोलते थे केदार भूमि, अच्छी भूमि। और असंचित भूमि को हम बोलते थे सारी। सारी, साड़ी होता है ना, साड़ी का अड़ा हटाते ना, रा है यहाँ पे, सारी। और यहाँ पर जो कर लेता था राजा, वो जो पूरा अनाज होता था उसका 1/6 भाग राजा के पास जाता था। ठीक है, कर के रूप में, ये लिख लेना आप, 1/6 भाग कर के रूप में पौरव वंश के राजा के पास जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि पौरव वंश का सेना प्रमुख, जो पौरव वंश का सेना प्रमुख है वो कौन होता था? बलाध्यक्ष। सेना प्रमुख जैसे सेना नायक होता है, सेना का सेना नायक होता है, लेकिन यहाँ पे सेना नायक नहीं है, यहाँ पे है बलाध्यक्ष। ठीक है, सेना का सेना प्रमुख किसे बता दिया? बलाध्यक्ष को। और जो भूमिकर को वसूलता था, जो मैंने भी आपको 1/6 भाग बताया, वो भूमिकर ही है। उसे जो वसूलता था उसे हम बोलते थे भागिक। जो एक इंसान था भागिक, मतलब कोई इंसान होगा, उसका नाम रखा हुआ था, एक पद था भागिक, वो क्या करता था? भूमिकर को वसूलता था। अब ये लास्ट कि भूमि मापन की, अब भूमि है, भूमि को मापना ही पड़ेगा, किसकी कितनी क्या पता। तो उस भूमि को नापने के लिए कुछ, मतलब इन लोगों ने ये रख रखे थे, जैसे अभी आजकल मीटर मोटर होता है ना, मीटर किलोमीटर में नाप लेते हैं भूमि को, तो वैसे ही यहाँ पे था द्रोण वायम, खारी वायम और कुलिया वायम। ठीक है, ये तीन इनके नापने के वो थे कुछ मापदंड। तो इसको आप बना लो एक बार। अब हम देखेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश प्रथम ऐतिहासिक शक्ति है उत्तराखंड की। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कौन? ये कार्तिकेयपुर। और प्रथम शक्ति कौन सी थी? कुड़िल, जो मौर्यों के समकालीन थी।
सब पढ़ रखा आपने, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, राजवंश कार्तिकपुर राजवंश था। इस वंश के हमें 9 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं? 9 अभिलेख। लिखते हुए चलना, सब कुछ नोट्स बना लेना, नोट्स बनाते हुए चलना सब कुछ। ठीक है, तो 9 अभिलेख मिले हैं। और जिन अभिलेखों की जो लिपि है वो कौन सी भाषा में है? वो कौन सी उसमें लिपि में है? कुटिला लिपि में। कुटिला लिपि, ये क्वेश्चन आएगा कि कार्तिकपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि कौन सी है? तो कुटिला लिपि है। और इस कार्तिकपुर राजवंश में 3 परिवारों ने राज किया। 3 परिवारों के 14 राजाओं ने राज किया 300 वर्षों तक। अब हम देखते हैं जो कार्तिकपुर राजवंश था, इसकी जो पहली राजधानी थी, सर्वप्रथम जो बसंत देव ने बनाई थी, वो थी जोशीमठ के निकट कार्तिकपुर। तभी इस राजवंश का नाम भी कार्तिकपुर पड़ गया। जोशीमठ के निकट एक स्थान था कार्तिकपुर, उसी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी, पहली राजधानी थी वो। और कार्तिकपुर की जो द्वितीय राजधानी है वो है हमारी कत्यूर घाटी में बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ पड़ता है? हमारा बागेश्वर में। और बागेश्वर में कत्यूर घाटी है, तो क्वेश्चन बनेगा अगर कत्यूर घाटी कहाँ स्थित है तो बागेश्वर। अब का जो हमें ताम्रपत्र, कार्तिकपुर के जो ये वंश है इसके बारे में पता कहाँ से चलता है? तो कुछ ताम्रपत्र है वहीं से हमें पता लगता है। तो ये ताम्रपत्र मिले जो हमें है बागेश्वर से, पांडुकेश्वर से, कंडारा से और बैजनाथ से। ठीक है, पांडुकेश्वर आपका अल्मोड़ा में है। अब कार्तिकपुर वंश के राजाओं के बारे में देखते हैं। तो इसका प्रथम राजा जैसे हमें पता ही है बसंत देव है। ठीक है, बसंत देव है। और बसंत देव ने जब राजा बना तो उसके बाद उसने एक उपाधि धारण करी, अपने आप को विभूषित करा, परम भद्दारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि से। परम भद्वारक महाराज धीराज परमेश्वर, इस उपाधि से अपने आप को इसने सम्मानित करा। उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है खरपड़ देव। खरपड़ देव इसके बाद, बसंत देव के बाद जो अगला राजा बना है वो खरपड़ देव है। और खरपड़ देव ने अपना वंश भी शुरू कर दिया था अलग से। अगर क्वेश्चन आता है कि खरपड़ देव वंश का प्रथम राजा कौन था, तो खुद खरपड़ देव था। और खरपड़ देव वंश का अंतिम राजा आएगा तो सीधे नीचे लिखा हुआ है त्रिभुवन राज। ठीक है, तो त्रिभुवन राज हमारे खरपड़ देव वंश का अंतिम शासक है। अब कार्तिकपुर वंश के बाद हमारा जो दूसरा वंश है वो निम्बर वंश है। ठीक है, और निम्बर वंश जो है नालंदा अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर पाल आए थे, धर्मपाल वगैरह आपने नाम सुना होगा, तो वो लोग उत्तराखंड में भी आए थे और उन्होंने उत्तराखंड को जीता। और उसके बाद राजा निम्बर को दे दिया, तब तो हमारा शुरू हुआ निम्बर वंश कार्तिकपुर के अंडर में। ये सेकंड वंश है निम्बर वंश। ठीक है, सेकंड परिवार है। ठीक है, और निम्बर वंश में प्रथम शासक निम्बर स्वयं था। उसके बाद ईस्टगण शासक बना। इसका पुत्र कौन था? निम्बर का पुत्र कौन था? ईस्टगण। ईस्टगण शासक बना और ईस्टगण ने सर्वप्रथम पहली बार उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी, परंतु बांध नहीं पाया। अगर बांधा किसने? अजयपाल ने। वो बाद में आएगा गढ़वाल के राजवंश में, जब हम परमार पंवार राजवंश पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जब बांधने की कोशिश करी थी इसने। इसके बाद ईस्टगण ने ही जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलिश और नटराज 3 मंदिर बनवाए। कहां पर? जागेश्वर में। ठीक है, उसके बाद आता है ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव ईस्टगण का पुत्र है। नेक्स्ट, ठीक है, ललित सूर्यदेव ईस्टगण का पुत्र है। तो ललित सूर्यदेव सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। और ललित सूर्यदेव के ही हमें सर्वाधिक ताम्रपत्र मिलते हैं। सर्वाधिक ताम्रपत्र हमें किसके मिलते हैं? ललित सूर्यदेव के। ललित सूर्यदेव के बाद इसका बेटा एक और आया भूदेव। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर बनाया बागेश्वर में। बैजनाथ मंदिर कहाँ बनाया? बागेश्वर में। क्योंकि भूदेव उस समय, जिस समय ये लोग थे उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा चल रहा था, तो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विरोधी था भूदेव। इसलिए इसने बौद्ध धर्म को थोड़ा धीरे धीरे समाप्त करने के लिए ये शिवजी भगवान के ज्यादा मंदिर बनाने लगा, इसलिए बैजनाथ में इसने मंदिर बनवाया। तो हम यहाँ तक लिख लेना, दोबारा नोट्स बनाते हुए चलना। इसके बाद हम थर्ड फैमिली के बारे में देखेंगे। तो तीसरी फैमिली थी यहाँ पे सलोडादित्य वंश। इसके जो प्रथम शासक थे वो थे इच्छर देव। ठीक है, इच्छर देव थे इसके प्रथम शासक थे। और इच्छर देव ने ही इस वंश की स्थापना करी। इस वंश का जो अंतिम शासक था, और कार्तिकपुर राजवंश का भी अंतिम शासक, क्योंकि ये सब कार्तिकपुर राजवंश के अंतर्गत ही चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इसका अंतिम शासक सुबीराक्षी देव और कार्तिकपुर वंश का भी अंतिम शासक सुबीराक्षी देव। अभी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन बना भी था कि कार्तिकपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो कार्तिकपुर वंश का अंतिम शासक कौन है? सुबीराक्ष देव है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं जो कार्तिकपुर राजवंश था, इसके जो राजा हुए
उनकी जो भाषा थी राजभाषा वो संस्कृत थी, लेकिन जो लोक भाषा थी, जो लोग मतलब आमतौर में जो बोली जाती थी वो थी पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा है। और जब कार्तिकेय वंश की एंट्री हुई थी उत्तराखंड में, उसी समय शंकराचार्य भी यहाँ पे आ चुके थे। तो शंकराचार्य यहाँ आ चुके थे और 820 ईसा पूर्व में ये इन्होंने केदारनाथ में प्राण त्यागे। केदारनाथ के पीछे पत्थरों से मतलब ढका हुआ है, पत्थर से बना हुआ है पूरा, वहीं पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी शंकराचार्य की। और शंकराचार्य हमारे अद्वैतवाद के दार्शनिक है। किसके? अद्वैतवाद के दार्शनिक। तो इसको आप उतार लो पहले। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम कत्यूरी शासन में, कार्तिकपुर शासन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि जो प्रांतपाल था, प्रांतपाल कौन होता था? जो सीमाओं की सुरक्षा करता था, उसे हम प्रांतपाल कहते थे। घटपाल, गिरिद्वारों का रक्षक, गिरिद्वारों का रक्षक कहलाता था वो कहलाता था घटपाल। फिर है वर्मपाल, व्यक्तियों पर जो निगरानी रखता था, मतलब जासूसी करने वाला, वर्मपाल कहलाता था। लास्ट है नरपति। नरपति नदी घाटों पर आवागमन और टैक्स का वसूल करता था। मतलब जैसे कोई नदी से इधर से आ जा रहा है, उधर से आ रहा है, तो उनसे टैक्स लेने का काम किसका था? नरपति का। नेक्स्ट आते हैं हम अपराधियों को पकड़ने वाला। अपराधियों को जो पकड़ता था उसे हम क्या कह रहे थे? दोष प्राधिक। उस अधिकारी को जो अपराधी को पकड़ने का काम करता था, उस अधिकारी को हम दोष प्राधिक कहते थे। इसे लिखते हुए जाना है, नोट बनाना है इन सबका। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी। जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी होते थे उन्हें दंडपाशिक या दंडनायक कहते हैं। दंडपाशिक या दंडनायक। ठीक, पुलिस विभाग के दिख रहा है ना, पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी थे उन्हें क्या? दंडपाशिक या दंडनायक। नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है गुप्तचर अधिकारी। जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसे बोलते थे दुसाध्य साधनी। दुसाध्य साधनी कहते थे उसे। फिर है हमारा क्षेत्रपाल। जो कृषि उन्नति के बारे में देख रेख करता था उसे बोलते थे क्षेत्रपाल। उपचारिक, भूमि अभिलेख, वह इंसान जो भूमि के अभिलेख रखता था उसे हम उपचारिक कहते थे। उस पद का नाम उपचारिक था। ठीक है, और जो भूमि नाप होती थी, जो मैंने अभी बताया था, द्रोण बायम और नाली बायम, इसी के अकॉर्डिंग चलता था भूमि नाप। फिर है भट्ट नामक अधिकारी। जो भट्ट नामक अधिकारी है वो प्रजा से बिस्ती या बेगार कर वसूल करता था। प्रजा से बिस्ती या बेगार कर वसूलता था। फिर है आभीर कार्य। आभीर कार्य देखो दोस्तों, वो होता है दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करना ही आभीर कार्य कहलाता है। ठीक है, आभीर कार्य क्या होता है? दुधारू पशुओं से दूध प्राप्त करना। और लास्ट है हमारा पैदल सेना। पैदल सेना को ये लोग क्या बोलते थे? गौल्मिक। ठीक है, पैदल सेना को पैदल थल सेना नहीं बोलते थे उस समय, गौल्मिक था। थल सेना का नाम ही गौल्मिक था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना, और रुकना मत, पढ़ते रहना। ठीक है, अभी 150 क्वेश्चन और आएंगे नेक्स्ट क्लास में, उन्हें भी देखना। पेपर आने वाला है, कोरोना समाप्त होने वाला है, पेपर आएगा इसके बाद। 746 पोस्ट है, एक पोस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।